हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल KL स्टडी। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हम मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती वर्ग 3 पात्रता परीक्षा और सीटेट 2024 के लिए मैथ पेडागोजी पढ़ रहे थे। तो वर्ग 3 मुख्य रूप से पात्रता परीक्षा के लिए जो मैथ पेडागोजी है आपकी, अर्थात गणित शिक्षा शास्त्र, जो आपके सिलेबस में टॉपिक दिए गए हैं, उसी क्रम में हमारा आज का जो क्लास होगा वो क्लास नंबर 4 रहेगा। इससे पहले आपकी 3 क्लासें हो गई हैं, जिनको आप प्लेलिस्ट में जा कर के देख सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक भी दे दिया जाएगा, तो वहां पर क्लिक करके आप उनको देख सकते हैं। तो आपने गणित पेडागोजी का सिलेबस देखा होगा। आपका जो फर्स्ट टॉपिक दिया गया है वो है गणित शिक्षण द्वारा बच्चों में तर्क शक्ति और चिंतन का विकास करना। ठीक है, तो ये हमने 2 लेक्चर के माध्यम से बहुत ही अच्छे तरीके से आपको बताया। इससे पहले आपको गणित का बेसिक परिचय दिया था, क्योंकि किसी भी विषय को जब हम पढ़ते हैं तो उसके इतिहास के बारे में भी जानना ज़रूरी होता है कि क्या उसका इतिहास रहा। तो ये सारी चीज़ें आपको बताई थी। गणित का अर्थ क्या है, गणित की विभिन्न विद्वानों द्वारा दी गई परिभाषाएं क्या हैं, गणित के प्रमुख उद्देश्य क्या हैं, कौन से उद्देश्य क्या कहलाते हैं। इसके अलावा आपका जो सेकंड टॉपिक दिया गया है वो भी हमारा कवर हो चुका है। पाठ्यक्रम में गणित का क्या स्थान है, हर एक विषय का, चाहे आप किसी भी विषय को पढ़िए, उसका पाठ्यक्रम में एक स्थान होता है, और यह स्थान उसे किस कारण से दिया जाता है, तो उसकी प्रकृति को देखते हुए। ठीक है, तो हमने गणित की प्रकृति भी आपको बता दी है, और गणित का पाठ्यक्रम में क्या स्थान है ये इससे पिछले लेक्चर में हमने देखा हुआ था। आज हमारा ये तीसरा टॉपिक होगा हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग, जो है आपका गणित की भाषा। और क्या गणित की खुद की अपनी भाषा होती है, यही चीज़ आज हम यहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से समझेंगे। यहाँ पर थोड़ी सी लैंग्वेज ज़्यादा रहेगी, लेकिन यदि आप इसको समझ के सारी लैंग्वेज को अच्छे तरीके से पढ़ते हैं तो फिर आप इससे आने वाले क्वेश्चनों को भी कवर कर ले जाएंगे। ठीक है, तो आज की क्लास हमारी क्लास नंबर 4 होगी, और यहाँ पर हम गणित की भाषा पढ़ेंगे। मुख्य रूप से आज का टॉपिक ही है गणित की भाषा। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करेंगे हम आज के अपने सेशन को। तो गणित क्या है, स्वतः एक भाषा है। क्या है, गणित स्वयं एक भाषा होती है जो विभिन्न चिन्हों और नियमों से होकर के जाती है। सीधी सी बात है, गणित की खुद की अपनी भाषा है, और इसकी भाषा किससे होकर चलती है, नियम चिन्हों से होकर के चलती है। अब देखिए, गणित की भाषा सामान्य भाषा के रूप में ही कार्य करती, जिस तरीके से अन्य भाषाएं कार्य करती हैं उसी तरीके से गणित की भाषा भी कार्य करती है, और गणित पढ़ाने के लिए हमें किसी अतिरिक्त भाषा की आवश्यकता नहीं होती। तो मेन पर्पस यही है गणित की भाषा का कि गणित का अपना स्वयं का लैंग्वेज है, और इसे किसी अन्य भाषा पर डिपेंड नहीं होना पड़ता है। यही एक प्रमुख विशेषता है अपने गणित की भाषा की। ठीक है, अब गणित पढ़ाने के लिए कोई विशेष जन्मजात योग्यता नहीं पाई जाती। मतलब आपने नियम पढ़ा होगा, नोम चॉम्स्की ने जो कहा था कि जो भाषा होती है वो अर्जित होती है या जन्मजात होती है, इस तरीके से। तो यहाँ पर आपको बता दें कि जो गणित है, गणित पढ़ाने के लिए हमारे दिमाग के अंदर ऐसा कोई पहले से खाका तैयार नहीं है कि ये जो खाका है वो आपकी गणित को हैंडल करेगा। नहीं, ये जन्मजात योग्यता नहीं पाई जाती है, बल्कि हम गणित की भाषा को पढ़ने के लिए, गणित के नियम सूत्र सिद्धांत समझने के लिए कौशलों को अर्जित करते हैं, और फिर हम गणित को पढ़ते हुए चले जाते हैं। मतलब इसका सीधा सा आंसर यही है कि गणित कोई जन्मजात योग्यता नहीं है। अब आप कहेंगे इससे क्वेश्चन कैसे बनते हैं, तो आपसे स्पष्ट कर दें, जब हमारे जो टॉपिक लगभग 6-7 टॉपिक ही दिए गए हैं, ठीक है, उनको हम कवर कर लेंगे, तो फिर बहुत सारे हम गणित पेडागोजी के क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी लगाएंगे, ताकि आपको वहाँ पर एक आइडिया लग जाए कि किस तरीके से क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, तो हर एक चैप्टर के भी क्वेश्चन करेंगे। तो गणित पूछेगा यहाँ से क्वेश्चन की, बताइए गणित की भाषा के संबंध में 4 कथन दिए गए हैं, कौन सा एक कथन सत्य है या फिर कौन सा एक कथन असत्य है। तो जब आप ये लैंग्वेज पढ़े रहेंगे कि गणित की अपनी भाषा है, उसके प्रतीक चिन्ह संकेत हैं, या फिर इसके द्वारा चलती है, गणित की जो है कोई जन्मजात योग्यता। अब यहाँ आपसे कह सकता है गणित की जो है एक बच्चे में जन्मजात योग्यता पाई जाती है गणित पढ़ने की, तो क्या ये सही होगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि जन्मजात योग्यता होती ही नहीं है। ठीक है, कोई खांचा नहीं बना पहले से कि आप उसको हैंडल करेंगी।
अब देखिए गणित की अपनी भाषा है और गणित की जो भाषा है उसमें गणितीय पद, प्रत्यय, सिद्धांत, सूत्र, संकेत होते हैं। अब यही गणित के अंग भी माने जाते हैं और कभी कभी इनका क्रम भी पूछते हैं, तो आपको याद रखना है। अभी आगे चल के हम इनका क्रम भी बताएंगे। गणित भाषा के कितने अंग हैं, और एक क्वेश्चन बन चुका है आपका, गणित भाषा के कितने अंग हैं? 5 अंग हैं, और इनका क्रम क्या है, तो ये क्रम भी आपको अभी बता देंगे। ठीक है, अब देखिए गणितीय भाषा किसी वस्तु और उसके नाम में अंतर करती है। क्या कि जो गणित की भाषा होती है, मान के चलिए कोई वस्तु है, तो वस्तु और उसके नाम में अंतर करेगी। जैसे संख्या अलग है, संख्यांक अलग है। जैसे हमने आपसे कह दिया 10 क्या है, तो आपको बताना है संख्या है कि संख्यांक। तो बहुत से विद्यार्थियों का ऑप्शन यही होता कि ये एक संख्या है, जो कि गलत है आपका। ठीक है, अब हम संख्या और संख्यांक पढ़ेंगे, क्योंकि पिछली बार यहाँ से क्वेश्चन बन चुका है और ये क्वेश्चन आगे भी बन सकता है। इसके अलावा जो गणितीय भाषा है वो भिन्न और भिन्नात्मक संख्याओं में भी अंतर बताती है। तो अब हम देखेंगे संख्या और संख्यांक। ये पॉइंट याद रखना कि जो गणितीय भाषा है वो किसी वस्तु में और उसके नाम में अंतर करती है। जैसे संख्या और संख्यांक इसका प्रमुख उदाहरण रहेगा। तो देखिए संख्या और संख्यांक क्या होता है, नंबर एंड न्यूमरल्स। ठीक है, क्या कहलाते हैं। तो सबसे पहले तो संख्या क्या है, एक विचार। आपको एक चीज़ याद रखनी है, दूसरी ऑटोमेटिक याद हो जाएगी। जैसे हमने कह दिया 10, तो आपको ये याद रखना है कि जो 10 लिखा है यहाँ पर, ये क्या है आपका, एक संख्यांक है। क्या है, संख्यांक है। जब आप ये समझ लेंगे कि जब ये संख्यांक है तो इसको हम किसी भी रूप में लिख दें, चाहे रोमन में लिख दें, या फिर हम हिंदू अरेबिक पद्धति में लिख दें, या टैली संख्या के रूप में इसको प्रदर्शित कर दें। तो ये क्या है, एक प्रतीक जिससे हम दर्शाते हैं किसी भी अंक को, वो क्या होता है, हमारा संख्यांक होता है। जैसे हमने कह दिया 15, तो 15 संख्या नहीं है, क्या है, संख्यांक है। अब आप कहेंगे संख्या क्या कहलाती है फिर, तो जैसे 10 को हमने हिंदी में लिखा 10, तो ये क्या है, एक संख्या है। सीधी सी बात, जो हमारे मन में विचार उठता है वो संख्या कहलाती। संख्या क्या है, एक विचार होता है। जैसे हमने सोचा 10, ठीक है, तो ये क्या है, एक विचार है, और ये क्या है, एक संख्या है। और 10 को व्यक्त करने का जो प्रतीक होगा, जो चिन्ह होगा, जो सिंबल होगा, जो संकेत होगा, वो क्या कहलाएगा, आपका संख्यांक कहलाएगा। बस इतनी ही बात आपको याद रखनी है। अब देखिए संख्या क्या है, एक सूक्ष्मतम रूप है जो मात्रा बतलाता है, जबकि संख्यांक क्या है, प्रतीक शब्द होता है जो संख्या को व्यक्त करता है। क्वेश्चन कैसा बनता है, संख्या और संख्यांक के बारे में 4 ऑप्शन दिए होंगे और पूछेगा बताइए कौन सा जो कथन है वो गलत है। तो मान के चलिए 3 ऑप्शन यही दे दिए और एक और दे देगा चौथा ऑप्शन। ठीक है, तो ये यदि आपको पता है कि संख्या विचार होता है, संख्या एक सूक्ष्मतम रूप होती है जो मात्रा बताता है, जबकि जो संकेत होता है वो विचार को व्यक्त करने का साधन है या तरीका है, और प्रतीक या शब्द जो होते हैं वो संख्यांक कहलाते हैं। संख्या कैसी होती है, स्वतंत्र इकाई होती है, जबकि संख्यांक विभिन्न संख्याओं से प्रदर्शित करते हैं। अब एग्जाम्पल से आप समझ लेना यहाँ पर, जैसे 10 हमने कहा, तो 10 क्या है, ये हिंदी में हमने इस तरीके से लिख दिया 10, तो ये 10 क्या है, ये एक संख्या है। और इसको डिनोट हम किस तरीके से कर सकते हैं, ऐसे भी हम इसको 10 लिख सकते हैं, इस तरीके से भी हम इसको 10 लिख सकते हैं। आपकी रोमन पद्धति में हम x बना के 10 लिख सकते हैं, टैली चिन्ह में हम इसको इस तरीके से डिनोट कर सकते हैं। तो ये क्या है, सब संकेत है, और संकेत को ही क्या कहेंगे, प्रतीक को ही हम क्या कहेंगे, संख्यांक कहेंगे। आई होप आप संख्या और संख्यांक को समझ गए होंगे। ठीक है, तो यही बात इस लाइन के माध्यम से क्लियर की जा रही थी आपकी, कि जो गणितीय भाषा है वो किसी वस्तु और नाम में अंतर बता रही है। संख्या और संख्यांक को इसका बेस्ट एग्जाम्पल हम मानेंगे। ठीक, अब देखिए आगे, तो ये हो गया संख्या और संख्यांक। अब हम देखेंगे गणित भाषा के अंग, जो कि हमने अभी भी आपको बताए थे। तो गणित भाषा के 5 अंग होते हैं, या फिर हम कह सकते हैं कि जो गणित की भाषा है वो स्वयं की अपनी भाषा है और वो इन्हीं के माध्यम से चलती है, पद, प्रत्यय, सूत्र, सिद्धांत और संकेत, और यही इनका क्रम है। कभी कभी क्रम पूछ लेते हैं, तो क्रम से ही आपको इनको याद रखना है। सबसे पहले आता है पद, जिसे टर्म्स कहते हैं, प्रत्यय यानी कॉन्सेप्ट, सूत्र फॉर्मूला, सिद्धांत प्रिंसिपल, और संकेत सिंबल। ठीक है, तो ये गणित भाषा के 5 अंग होते हैं और इन्हीं से आपकी गणित भाषा जो है वो चलती है। अब देखिए, किसी एक विचार को अनेक प्रकार से हम नामांकित कर सकते हैं या व्यक्त कर सकते हैं गणित में। जैसे आपने देखा होगा, हम बच्चों को योग यानी जोड़ सिखाते हैं, तो जोड़ के लिए कई तरीके से हम अन्य शब्दावली प्रयोग कर देते हैं। जैसे हम कह देते हैं, जैसे हमने कह दिया 5 और 5 कितना हुआ। ठीक है, 5 और 5 कितना हुआ, ये नहीं बोलते कि 5 में 5 जोड़िए या धन का निशान नहीं लगाया, फिर भी बच्चे समझ लेते हैं। मान ज्ञात कीजिए, या कुल कितने हुए, या कुल मिलाकर कितने हुए, ये
वाक्यांश से हम संबोधित कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि गणित के लिए केवल एक ही जो वर्ड यूज किया जा रहा है उसको हम कई तरीके से व्यक्त कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए, बहुधा नए विषय का संक्रिया के अधिगम में सहायक चित्र या चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। जैसे जोड़ने में हासिल की संख्या का एक उचित स्थान पर लिखना जरूरी होता है। जैसे हमने इस तरीके से लिख दिया, ठीक है, जैसे हमने ऐसा लिखा और इसको जोड़ेंगे तो 7 और 3 कितना हो गया, 10 हो गया। 10 का यहाँ शून्य लिखते, लेकिन जो हासिल की संख्या आती है उसको भी हमें यहाँ उचित स्थान पर लिखना जरूरी होता है। नेक्स्ट है, अन्य भाषाओं की तरह गणित की भाषा का भी अपना व्याकरण। जिस तरीके से हिंदी के अपने व्याकरण है, हिंदी में संज्ञा सर्वनाम विशेषण होता, उसी तरीके से गणित का भी अपना व्याकरण है और इसकी लैंग्वेज गणितीय रहेगी। इसमें भी संज्ञा क्रिया विशेषण वगैरह होंगे। अब देखिए, गणित की भाषा के मुख्य गुण होते हैं। इसके मुख्य गुण याद रखिए। गणित की भाषा शुद्ध होती है, शुद्धता होती है। यदि आंकड़े सही हैं तो आप संसार में कहीं भी चले जाइए, गणित में जो परिणाम आएगा वो शुद्ध ही आएगा, सटीक ही आएगा। इसमें पूर्ण समग्रता के साथ में शुद्धता होती है, आधा अधूरा इसमें एक्सेप्ट नहीं किया जाता। नेक्स्ट होती है यथार्थता, यानी सत्यता और सक्षमता। तो ये गणित भाषा की मुख्य गुण है। नेक्स्ट है, गणित में प्रदत्तियों या संख्यात्मक सूचनाओं के आधार पर संख्यात्मक निष्कर्ष निकाले जाते हैं। गणित की प्रकृति अन्य विषयों की अपेक्षा अधिक सुदृढ़ होती क्यों होती है? क्योंकि गणित में जो चीज़ सही है तो वो सही है और आधा अधूरा इसमें बिल्कुल भी मान्य नहीं होता है। यदि आंकड़े सही दिए गए हैं, संख्यात्मक सूचना यदि आपको सही मिली है तो उसका जो निष्कर्ष निकलेगा वो भी सही ही आएगा। ये इसीलिए अन्य विषयों की अपेक्षा सुदृढ़ होती, क्योंकि जैसे अन्य विषय हो गए आपके तो उसमें आधा अधूरा आंसर भी सही मान लेते हैं, लेकिन गणित में सही तो सही, गलत तो गलत। नेक्स्ट है, गणित में हम लंबे कथनों को गणितीय भाषा के विभिन्न संकेतकों का प्रयोग करके बहुत संक्षिप्त रूप में भी लिख सकते हैं। ठीक है, कभी कभी हम शॉर्ट ट्रिक्स का यूज करते हैं, यही तो है संक्षिप्त रूप। ठीक, इस प्रकार गणित की अपनी एक विशिष्ट भाषा है और इसमें संकेत और प्रतीक चिन्हों का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। जो अभी हम अंग पढ़ करके आए वो यही है। ठीक है, अब देखिए, प्रतीकात्मक रूप से प्रकट किए गए गणितीय निर्णय बहुत सारी समस्याओं को हल करने में हमारी सहायता करते हैं। आगे चलकर जो कुछ भी विकास में हम गणित के क्षेत्र में आगे चलकर जो कुछ विकास हम गणित के क्षेत्र में करते हैं वह बहुत हद तक शिक्षार्थियों को गणितीय भाषा और प्रतीकवाद के प्रयोग की योग्यता पर निर्भर करता है। वैज्ञानिक खोजें और आविष्कारों के बहुत से परिणाम गणितीय भाषा और प्रतीकवाद द्वारा ही व्यक्त किए गए हैं। जैसे हम एग्ज़ाम देने जाते हैं तो वहाँ पर बड़े बड़े जो तरीके बताए जाते हैं उसके माध्यम से गणित को सॉल्व नहीं करते, जो शॉर्ट ट्रिक्स होते हैं उनके माध्यम से हम आसान भाषा में और जल्दी कम समय में उनको सॉल्व कर लेते हैं। नेक्स्ट है, जैसे जोड़, घटाव, गुणा, विभाजन, समानता आदि को पहचानने के लिए प्रतीक द्वारा अंकित किया जाता है इनको। और जो प्रतीक हैं ये निम्न प्रकार से हैं और किस प्रतीक को सबसे पहले किसने प्रयोग किया यहाँ पर हमें देखेंगे। तो ये तो सभी को पता होता है। जैसे जोड़, तो जोड़ के लिए हम प्लस लगाते हैं, इसको अन्य शब्दों में कह सकते कुल मिलाकर, ठीक है, या और 2 और 2 कितने हो गए। ठीक है, तो ये जोड़ होता है जिसे हम जमा भी कहते हैं। और इसका सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? तो जॉन बेडमैन ने किया था। आई होप आपको ये दिख रहा होगा। फिर जो आपका माइनस होता है उसको पेडागोजी की भाषा में हम जोड़ बाकी गुणा कहते, बाकी या घटाव, ठीक है, या व्यवकलन, माइनस से इसको डिनोट करते। इसका प्रयोग भी जॉन बेडमैन ने किया था। फिर आपका आता है भाग, ए भाग का संकेत होता है, इसका प्रयोग जॉन एच रायन ने किया था। फिर ए होता है गुणा का निशान, इसको आउटरेड ने प्रयोग किया सबसे पहले। ये फिर धन और बराबर है, योग ऋण इसको कहते हैं। ठीक है, बराबर नहीं कहेंगे, योग ऋण इसको कहेंगे, मतलब धन ऋण। नेक्स्ट है बराबर, इसका प्रयोग सबसे पहले रॉबर्ट रिकार्डे ने। फिर बराबर नहीं है, मतलब बराबर और ये है नहीं है। ठीक है, तो इसका यहाँ पर ये देख रहे थे, ठीक है, बराबर नहीं है। फिर है ये बड़ा का निशान, जिस तरफ खुला होता वो बड़ा होता, इसका प्रयोग सबसे पहले टॉमस हैरियट ने। फिर से बड़ा है और बराबर है। फिर इसके बाद छोटा है, टॉमस हैरियट। फिर छोटा है, से छोटा है या बराबर है। फिर ये 3 बिंदी जो रख देते हैं चूकी। अब कई लोग इस तरीके से बिंदी रखते हैं और इसको चूकी कह देते, जो कि इसीलिए होता है। ठीक है, नेक्स्ट है सूचित करता है या इससे निष्कर्ष निकलता है। फिर नेक्स्ट है दोनों पक्ष बराबर होते हैं, तो हम इस तरीके से दोनों पक्ष तुल्य हैं। नेक्स्ट है अवयव है, ए जो है अवयव है। नेक्स्ट एन, बड़ा जो एन होता है या कैपिटल एन जो होता है प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय होता है, नेचुरल नंबर्स। ठीक है, आर वास्तविक संख्याओं का समुच्चय होता है।
नेक्स्ट जो आई दिया है ये पूर्णांक का, आपने नंबर सिस्टम में संख्याएं पढ़ी होंगी। नेक्स्ट है यदि 3 निशान दिए गए हैं तो ये तुल्य कहलाता है। फिर ए होता है समरूप का निशान, फिर सर्वांग सम का होता है बराबर और ऊपर इस तरीके से, फिर ए होता है समानुपाती का निशान, फिर आपका फंक्शन या फलन ए होता है f(x) करके लिखते हैं, फिर ए होता है फॉर ऑल के लिए, फिर ए होता है लंब, फिर ए होता है आपका कोण, आप देख रहे होंगे कोण, फिर ये होता है समकोण, ए है बराबर अंश, ठीक है, यानी अंश होता है, ये रेखा होती है, त्रिभुज, ए होता है चतुर्भुज, ए होता है समांतर, इसको इस तरीके से भी यदि हम खींचते हैं तो समांतर माना जाता है। नेक्स्ट है गोल वृत्त, ये वर्गमूल, ये होता है घात, घनमूल, प्रतिशत, डेल्टा, योगफल, थीटा, पाई, पाई का मान 22/7 सभी को पता है, फिर ए होता है अनुपात, ये होता है 4 बिंदी रख देते हैं समानुपात, अनंत का निशान, बीजीय पदों के योग के लिए ए बी चाप होता है और ये जीवा वगैरह, ठीक है। तो ये आपने देखे संकेत होते हैं गणित में कुछ। अब देखिए गणित के जो ज्ञान का निश्चित और ठोस आधार होता है, इसका जो ज्ञान है गणित का वो निश्चित और ठोस होता है, जिससे उस पर विश्वास किया जाता है, क्योंकि गणित के निष्कर्ष यदि आपके आंकड़े सही हैं तो निष्कर्ष बिल्कुल सटीक ही आएंगे, चाहे संसार में कहीं भी जाइए। इसीलिए इस पर अन्य विषयों की अपेक्षा अधिक विश्वास किया जाता है। गणित में पद्धतियों संख्या ये अभी हमने पढ़ लिया था। गणित की भाषा वह प्रणाली है जिसके माध्यम से गणितज्ञ अपने गणितीय विचारों और धारणाओं को आपस में एक दूसरे को बताते हैं और सूचित करते हैं। गणित की एक महत्वपूर्ण विशेषता है इसकी भाषा एवं प्रतीकवाद, जो इसे अन्य विषयों से अलग करता है। और गणित के लिए ऐसी मान्यता थी कि गणित जो है वो कठिन विषय है, लेकिन सच बात तो ये है कि गणित हर कोई सीख सकता है, और ये हमारे एनसीईआरटी में भी कहा गया है, एक सिद्धांत है, ठीक है। लोगों ने इसके बारे में नकारात्मक धारणा बना रखी थी कि गणित विषय सीखने के लिए एक कठिन विषय है, किंतु सत्य बात तो यही है कि गणित हर कोई सीख सकता है। नेक्स्ट है वास्तव में गणित की प्रकृति अन्य विषयों की अपेक्षा अधिक सुदृढ़। बार बार क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि अन्य विषयों में तो आधा अधूरा भी सही मान लिया जाता, लेकिन गणित में सत्यता पर विशेष ध्यान दिया जाता है। नेक्स्ट है गणित अंक अक्षर चिन्ह संकेत इन्हीं पर चलती है, और इनसे क्या होता है, इन्हीं संकेतों चिन्हों अक्षरों के माध्यम से हमें परिमाण का ज्ञान होता, दिशा और स्थान का बोध होता है। गणित का आरंभ गिनती से ही हुआ है और संख्या पद्धति ही इसका विशेष क्षेत्र। कभी भी आप गणित का स्टार्टिंग करेंगे या शुरुआत करेंगे तो आपको संख्या पद्धति ही देखने को मिलेगी, ठीक है। और संख्या पद्धति का मतलब ही होता है नंबर सिस्टम, नंबरों को समझना। इसलिए गणित को संख्या तथा स्थान का विषय भी कहा जाता है। इसकी सहायता से बालक में अमूर्त और तार्किक चिंतन का विकास तो होता ही है, साथ ही साथ बच्चों में आत्मविश्वास, आत्मनिर्भरता के गुणों का भी विकास होता है। किसी राष्ट्र या समाज की संस्कृति की अपनी अलग ही विशेषताएं होती हैं। प्रत्येक समाज या राष्ट्र की संस्कृति का अनुमान उस राष्ट्र या समाज के निवासियों के रीति रिवाजों, खान पान, रहन सहन, कलात्मक उन्नति, आर्थिक, सामाजिक और राजनैतिक पहलुओं द्वारा हो जाता है। गणित का इतिहास विभिन्न राष्ट्रों की संस्कृति का चित्र भी प्रस्तुत करता है। अब आप कहेंगे कि ये संस्कृति समाज में ये गणित कहाँ से आ गया, तो आप देखिए ये जो लैंग्वेज दी गई इसको पढ़ना जरूरी है। यहाँ से क्वेश्चन पेडागॉजी में इसी टाइप से बनते हैं। अब देखिए इस बात को स्पष्ट करते हैं हमारे हॉगबेन महोदय, गणित सभ्यता और संस्कृति का दर्पण है। गणित हमें केवल संस्कृति और सभ्यता से ही परिचित नहीं कराता, बल्कि सांस्कृतिक धरोहर को सुरक्षित, उन्नत, जैसे कोई धरोहर है या कई वर्ष पुराने हमें जीवाश्म प्राप्त होते हैं तो हम उसको गणित के माध्यम से ही तो प्रदर्शित करते कि 1000 वर्ष पुराना है, 1 लाख वर्ष पुराना है। तो ये क्या बता रहा, सांस्कृतिक धरोहर को ही सुरक्षित और उन्नयन करने का हमें बताता है, ठीक है। तो गणित का हर जगह प्रयोग होता है और सुरक्षित रखने के लिए या भविष्य में आने वाली पीढ़ी तक हस्तांतरित करने में गणित हमारी मदद करता है। नेक्स्ट है गणित विषय को संस्कृति सभ्यता का सृजनकर्ता और पोषक माना गया है। क्यों? क्योंकि इसी से तो आंकड़े हमें पता चल पाते हैं कि कौन सी चीज़ कितने वर्ष पुरानी है, ठीक है। अब जो रस, छंद, अलंकार, संगीत के सभी साज सामान, चित्रकला, मूर्तिकला आदि सभी किसी न किसी रूप में, भले ही अप्रत्यक्ष हैं, लेकिन गणित के ज्ञान पर निर्भर होते हैं। जैसे चित्रकला, हमने कोई मूर्ति बनाई, ठीक है, तो उसमें हम पूछेंगे किसी से कि कितनी आँख हैं, तो वो गणित में ही तो जवाब देगा 2 आँखें हैं, ठीक है। कितने पैर हैं? 2 पैर हैं। किसी भी साज सामान या संगीत, कितने स्वर हैं संगीत के, तो किस माध्यम से बताएगा? गणित के ज्ञान पर ही निर्भर होना पड़ेगा। छंद है या रस है, किसमें कितनी मात्राएं हैं, ठीक है, तो ये सब किस पर डिपेंड है? गणित पर।
संस्कृति किसी भी राष्ट्र के जीवन दर्शन का प्रतिबिंब होती है, जिस जीवन के प्रति दृष्टिकोण जीवन पद्धति को प्रभावित करता है, इसके परिणाम स्वरूप हमारा जीवन दर्शन प्रभावित होता है। इस प्रकार नए नए आविष्कारों से हमें जीवन जीने के ढंग, सभ्यता, संस्कृति में निरंतर परिवर्तन होता रहता है। गणित हमें केवल अपने देश की पृष्ठभूमि से ही परिचित नहीं कराता, बल्कि राष्ट्रीयता का भी संदेश देता है। यदि बात करें जो गणित की भाषा है वो अंतर्राष्ट्रीय मानी गई है। याद रखना, गणित के अध्ययन से हमें पता चलता है कि आज का मानव जो कि भौतिक उन्नति प्राप्त करने में सफल हुआ है, वह कभी इतना असभ्य और अनभिज्ञ था कि उसे एक से आगे की गिनती नहीं आती थी। सीधी बात यहाँ कही गई है कि आज का जो मनुष्य इतना बकबक कर रहा है, इतनी सारी चीज़ें जान रहा है, लेकिन पहले ऐसा नहीं था। पहले जो हमारा समाज था वो इतना अनभिज्ञ था गणित की चीज़ों से कि उसको एक से आगे की गिनती ही नहीं आती थी। गणित के क्षेत्र में जो भी प्रगति हुई है वह किसी एक राष्ट्र से नहीं हुई, एक वर्ग से नहीं हुई, एक जाति से नहीं हुई या किसी धर्म विशेष अनुयायी से नहीं हुई है, बल्कि इसमें पूरे राष्ट्र की, पूरे अंतर्राष्ट्रीय, इसीलिए इसे अंतर्राष्ट्रीय भाषा कहा गया है, सभी ने मिलकर उन्नति करी है। ठीक है, तो कार्य नहीं है बल्कि और ना ही किसी राष्ट्र विशेष की संपत्ति। ऐसा नहीं कि भारत की ही गणित है। मानव निर्मित दीवारों की परिधि भी गणित के ज्ञान और नवीन अनुसंधानों को बांधकर नहीं रख सकती। किसी एक देश द्वारा किया गया आविष्कार, ज्ञान उसकी सीमाओं को पार करके अंतर्राष्ट्रीय विषय बन जाता है। यही गणित और विज्ञान के क्षेत्र में उन्नति और प्रगति का रहस्य है। तो पूछेगा, गणित की भाषा होती है राष्ट्रीय, होती है अंतर्राष्ट्रीय? तो राष्ट्रीय तो है ही, साथ ही साथ अंतर्राष्ट्रीय भी है। नेक्स्ट है, वर्तमान समय की आवश्यकता है कि दुनिया भर के सभी गणितज्ञ, वैज्ञानिक और शिक्षा शास्त्री परस्पर मिलकर कार्य करें ताकि और अधिक उन्नति कर पाएँ, क्योंकि एक राष्ट्र ने यदि कोई खोज कर ली है और अन्य देशों में यदि उसी पर खोज चल रही है और जब एक देश में उस पर खोज हो गई है तो पुनः समय बेकार क्यों करना, आगे की चीज़ों को खोजा जाए। तो यही होता है। ठीक है, कोई भी राष्ट्र चाहे कितनी भी उन्नति कर ले या कितना भी उन्नत क्यों ना हो, वह अकेला इस क्षेत्र में पूर्ण रूप से प्रगति नहीं कर पाता। इसीलिए कहा जाता है सबको एकजुट होकर कार्य करना चाहिए। नेक्स्ट है, जो गणित की भाषा है यह अंतर्राष्ट्रीय मूल्य का घोतक है। इस प्रकार सारांश के रूप में हम कह सकते हैं कि हमारे जीवन का कोई भी पहलू ऐसा नहीं है जो गणित के ज्ञान से किसी न किसी रूप में प्रभावित या संभावित ना हो। अब देखिए, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 86 में कहा गया है, गणित के दैनिक जीवन व राष्ट्रीय विकास में महत्व को स्वीकार करते हुए कहा है कि यह वास्तविक है, यह सत्य है कि गणित को अधिकांश बच्चे कठिन विषय समझते हैं और तब विद्यालय और अध्यापक द्वारा ऐसे ठोस कदम उठाए जाने चाहिए ताकि सभी बच्चे गणित के स्तर को उन्नत किया जा सके या सभी बच्चे गणित सीख सकें। ये फैक्ट पूछा गया है, सभी बच्चे गणित सीख सकें। ये कहाँ कहा गया है? तो 1986 में भी कहा है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति में भी कहा गया है। ठीक है, विश्व में ज्ञान का अथाह भंडार है। इस ज्ञान के भंडार में दिन प्रतिदिन वृद्धि हो रही है। यह बात अधिक महत्वपूर्ण नहीं है कि ज्ञान की प्राप्ति की जाए, बल्कि यह जानना है कि जो ज्ञान की प्राप्ति का तरीका है वो कैसे सीखें। ज्ञान प्राप्त करना ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि उस ज्ञान को कैसे सीखा जाए ये महत्वपूर्ण है। अब देखिए, इसी तरीके से किसी व्यक्ति के लिए ज्ञान प्राप्त करना तभी उपयोगी हो सकता है जब वह ज्ञान का अपनी आवश्यकता अनुसार उचित प्रयोग कर सके। किसी ज्ञान का उचित उपयोग करना व्यक्ति की मानसिक शक्तियों पर निर्भर होता है। अब ये मानसिक शक्तियाँ क्या होती हैं तो आपको अभी बताएंगे, या फिर आपने CDP में मानसिक विकास पढ़ा होगा तो तर्क हो गया, चिंतन, समस्या समाधान, संवेदना, प्रत्यक्षीकरण, ये सब क्या होते हैं? मानसिक विकास के क्षेत्र होते हैं। इस संबंध में प्रोफेसर सल्टज ने कहा है, गणित की शिक्षा प्राथमिक रूप से मानसिक शक्तियों को प्रशिक्षित करने के लिए दी जाती है। गणित के विभिन्न तथ्यों का ज्ञान देना तो बाद में आता है। मतलब पहले यदि आपकी मानसिक शक्तियाँ, आपका चिंतन शक्ति, आपकी तर्क शक्ति या आपकी जो विचार शक्ति है वो तीक्ष्ण है, तीव्र है, तो आप किसी भी चीज़ का आंसर दे पाएंगे। लेकिन जब आपकी मानसिक शक्तियाँ ही कार्य नहीं कर पा रही हैं तो फिर जो तथ्य हैं वो आप कैसे सीख पाएंगे। ठीक है, इस प्रकार प्रगति का अध्ययन करने से बच्चों को अपनी सभी मानसिक शक्तियों को विकसित करने का अवसर मिलता है। गणित का अध्ययन बच्चों को अपनी निरीक्षण शक्ति, तर्क शक्ति, ये सारे दिए गए हैं, ये सब के सब मानसिक विकास के पक्ष हैं। आत्मनिर्भरता, कठिन परिश्रम आदि सभी मानसिक शक्तियों को पूर्ण रूप से विकसित करने का अवसर प्रदान करते हैं। और इस संबंध में हफ्स महोदय ने क्या कहा है, देखिए, गणित मस्तिष्क को तीक्ष्ण और तीव्र बनाने में इस प्रकार ही कार्य करता है जैसे किसी औजार को परीक्षण करने में काम आने वाला
पत्थर। इसके अध्ययन से स्पष्ट, तर्कसम्मत और क्रमबद्ध रूप से भली भांति सोचने की शक्ति विकसित होती। तो इन्होंने मानसिक गणित के क्षेत्र में ये अपना मत प्रस्तुत किया था। तो ये तो हो गई गणित की भाषा और गणित की भाषा से संबंधित जितने भी यहाँ पर फैक्ट थे। अब देखिए एक होता है मानसिक गणित। अब आप कहेंगे ये मानसल यानी मानसिक गणित क्या है, मेंटल मैथमेटिक्स क्या है। तो मानसिक का मतलब है कि बच्चा कागज पेंसिल से ऊपर उठकर किसी भी सवाल का आंसर, किसी भी गणितीय क्वेश्चन का आंसर दिमाग में ही दे जाए, वो होती है मानसिक गणित। और मानसिक गणित का सबसे ज़्यादा उपयोग व्यापार के क्षेत्र में होता है, तभी आप सक्सेस होंगे, अन्यथा आप पीछे छूट जाएंगे। ठीक है, तो ये बिल्कुल शॉर्ट भाषा में आपको बता दिया। अब ये लैंग्वेज दी गई है, इसको आप खुद से पढ़ सकते हैं। ये तो हो गई मानसिक। एक होती है मौखिक गणित। मौखिक गणित भी आपकी होती है कैसी, जिसको आप मौखिक रूप से दे पाएँ। ठीक है, मतलब इसमें भी जो कागज़ पेंसिल होता है उसके अलावा ऊपर उठकर। अब आजकल क्या है, मौखिक गणित को छोड़ दिया गया है। यदि बच्चे से कहीं भी आप क्वेश्चन पूछेंगे तो वो पेपर पेंसिल का यूज करेगा, तभी आपको आंसर दे पाएगा। लेकिन हर जगह आपको हर चीज़ों को, हर पक्ष को यहाँ पर संबंधित करना है, ताकि किसी भी प्रकार की कमी ना रह पाए अपनी शिक्षा में। तो ये होती है मौखिक गणित। ठीक है, तो ये हो गई आपकी गणित की भाषा। क्या इसके पद, सिद्धांत, सूत्र हैं। इसके अलावा अन्य चीज़ें आपको बताई। यदि आपको क्लास अच्छी लगी है तो वीडियो को शेयर ज़रूर करना, और यदि आपका कोई भी डाउट बनता है तो आप कमेंट्स के माध्यम से पूछ सकते हैं। अब अगले सेशन में हम आपके अगले टॉपिक को लेकर के आएंगे। तब तक के लिए सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।